मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो? बोले बहुत दूर बस्ती से आया है करके। मेरा बेटा और मेरा पति बोला कि बेटो दवाई लेने जाएगा, पानी लेने जाएगा बोल के गया, 4 दिन हो गया वापस नहीं आया। आपका गोदी में मेरा सिर रखना है ऐसा। हम ठीक है करके जब उसका सिर को रखा, उसने कुछ नहीं बोला, बस बहुत ध्यान से मुझे देखा, मेरा हाथ में ऐसा अपना मेरा गाल में अपना हाथ रखा और आंख से आंसू निकला। उसके बाद अपना दम तोड़ दिया ऐसा, बिना नंबर जाने, विदाउट इंटरनेट। बस उसने जो भी डायल किया, रिंग हमको ही हुआ, मतलब भगवान है। तब मेरा इतना गूज़बम्प उठ गया ना। मेरा भाई भाई बहुत है, लेकिन अब मैं बीमार होने के बाद ना कोई देखभाल करने वाला नहीं आएगा, नहीं फ़ोन करने से रिसीव नहीं करते। नमस्कार, मैं जंगमू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और स्टेट गोल्ड अवार्डी है। उन्होंने हमारे राज्य में जितना हो सके रक्त की कमी को कम करने की कोशिश की है और वह पहले इंसान है जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का शुरुआत किया है। जब भी हम रक्तदान की बात करते हैं तो मुझे एक ही इंसान का नाम याद आता है, वो है रमेश जेके, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडर कम चेयरमैन भी है। जब हम रमेश जेके के बारे में बात करते हैं तो पहला दृष्टिकोण हमें सामाजिक सेवा के बारे में मिलता है, जो रमेश हमारे समाज में दैनिक जीवन में करता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम आप सभी से बताएंगे और उनसे खुद ही जानेंगे इस लंबे सफ़र के बारे में। इस वक्त मैं हूँ रमेश जेके के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके इस सफ़र के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जनता से अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा पूरा नाम तो रमेश जेके है। बहुत बार लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दो है, एक जीके होता है और एक जेके होता है। जीके करादादी साइड का है, मैं जेके हूँ। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो तागिन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। और अभी जैसे कि मैं बताया कि मैं तागिन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जन्म भी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे ही हुआ, मेरा पालन पोषण भी अपर सुबनसिरी में ही हुआ। फिर मैंने अपना जो शिक्षा दीक्षा है वो भी अपर सुबनसिरी से ही किया। आपका जो बचपन में ऐसा होता है कि हमारा बचपन में हमेशा कोई ना कोई सपना रहता है, तो आपका क्या सपना था बचपन में? आप क्या बनना चाहते थे? एक्चुअली सपना ऐसा कुछ बोल के नहीं था। हम लोग तो जो बस्ती में ही जन्म हुआ, तो बस्ती बस्ती में रहने वाले बच्चों का क्या होता है यार, सुबह उठो, खाओ, खेती जाओ, जंगल जाओ, समय मिला तो स्कूल जाओ, स्कूल से फिर झोला लेके वापस आ जाओ, फिर वही रोज़ का। तो एकदम छोटे में तो बहुत ऐसा एम्बिशन था, ऐसा बोल के नहीं था। लेकिन हमारे वहाँ पे क्या था कि ये पहले हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर बस्ती में होता है एक विवेकानंद केंद्र करके, आप सुना होगा, वीकेबी स्कूल, उनकी बाल बदी भी चलता है। फिर उनकी एक प्रोजेक्ट चलता है अरुण ज्योति करके, जिसमें यूथ्स और स्टूडेंट्स को लेके उन लोग उसको मैन काइंड के लिए, मतलब नेशंस बिल्डिंग के लिए उनको तैयार करते हैं। तो फॉर्चुनेटली मुझे विवेकानंद केंद्र के साथ मुझे संपर्क होने को मिला। जो विवेकानंद केंद्र बालवादी में, मुझे चौथा में जब बालवादी करने को मौका मिला, फिर मैंने विवेकानंद केंद्र विद्यालय में कुछ साल मुझे शिक्षा लेने का मुझे अवसर मिला। और उसके बाद वीकेबी से निकालने का बाद भी अरुण ज्योति में मुझे एज ए विद्यार्थी कार्यकर्ता आप बोल सकते हो, ऐसा मैंने काम किया। तो उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा संस्कार मिला। तब कहीं ना कहीं उसी समय मैं मोल्ड हुआ कि नहीं, मुझे नेशन के लिए करना है, क्योंकि विवेकानंद केंद्र अक्सर नेशन बिल्डिंग का ही बात बताता है। और यंग युवा पीढ़ी जो यूथ्स होता है वही नेशन का बैकबोन है। तो हम लोगों को जो बस्ती में रहने वाले जो इनोसेंट माइंड में ये डाल दिया कि आपको नेशन के लिए करना है, स्टेट के लिए करना है, कम्युनिटी के लिए करना है। तो मुझे लगता है कि उसकी संस्कार के कारण से मेरे अंदर में ये संस्कार है। तब मैंने एक एम्बिशन रखा कि यार मुझे नेशन के लिए करना है। तब मैंने डिसाइड किया कि नेशन के लिए करना है, मतलब फौज में जाना है। तो मैंने प्लान किया कि यार डिफेंस में जाना है। बस इस प्रकार से मेरा सपना बना। मैंने ये भी सुना था कि आपने जो एनडीए वो भी क्लियर किया है, तो हाँ, उसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली एनडीए ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और बहुत बड़ा एक फील्ड भी है, हर किसी का नसीब नहीं होता। बट भाग्य तो भाग्य ही होता है, किस्मत किस्मत होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, उल्लू का पट्टा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जिसको उल्लू का पट्टा समझता है वो कब क्या कर दिखाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। क्योंकि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा, बट इसे लोगों का ये सोचना होता है कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे फ्रेंडशिप सर्कल भी ऐसे मुझे समझते थे, मेरे अपने लोग भी ऐसे समझते थे। लेकिन ऊपर वाला की इच्छा
को कौन जानता है उसके दिल में क्या है। तो अपॉर्चुनेटली 2007-8 को बहुत एक बड़ा प्रोग्राम ईटानगर में हुआ, जिसमें युवा सम्मेलन जो विवेकानंद केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया था। तो हर यूथ को अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया गया था। तो उसमें ऐसे दो हीरोज़ को मुझे मिलने को मिला। एक है मेजर जनरल जीदी बख्शी। आप उनको नेशनल न्यूज़ चैनल में बहुत देखेंगे, वो नेशनल डिफेंस के लिए बहुत वो बात करते हैं, कंट्री के लिए बात करते हैं। उनको मिलने को मौका मिला, उनका कारगिल का कहानियाँ सुनने मिला, और उसने लोगों को अपील किया कि अरुणाचल यूथ्स को नेशन में आना चाहिए, फौज में भरना चाहिए, फौज में रह के नेशन के लिए काम करना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे और स्ट्रॉन्ग बना दे कि अरे चलो, मेरा जो इच्छा है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन मैंने उस शख्स से मुझे मिलने को मिला। आप जानते हैं वो पूरी नेशनल हीरो है, वो अजीत डोभाल सर। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कम डायरेक्टर भी है। मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जो उरी अटैक का जो प्लान था उन्हीं का ही था, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके। तो ऐसे शख्स के साथ कब मुझे वो गाइडेंस है मुझे मिला। तो जब मैंने ये सारा ख़त्म करके मैंने जब अकेला में उनको मिला, मैंने बोला कि मुझे फौज में आना है, लेकिन कैसे फौज में जाना है उसके लिए मेरे पास सोर्सेस नहीं है। तो उन लोग ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, 1000 यूथ में से तू एक अकेला आया है कि फौज में भर्ती करेगा करके। तो उसने मुझे तैयार किया, मुझे पुणे लेके गया। पुणे में करकवासला डिस्ट्रिक्ट्स में एक छोटा सा टीडी है, टारगेट डिफेंस एकेडमी, वहाँ तैयारी करवाया। फिर मुझे पुणे लेके गया, ज्ञान प्रबोधनी है, वहाँ थोड़ा शिक्षा लेने का मौका मिला। फिर जाके मैंने एनडीए का मैंने तैयारी की, फिर दी। तो गॉड ग्रेसली मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं बहुत खुश था कि चलो अब तो मैं आने वाला कुछ सालों में मेरे शरीर में वर्दी होगा, यूनिफॉर्म होगा, फिर भी मैं नेशन के लिए करूँगा। तो वो सोच के फौज में भर्ती हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थे। अब मैं आपके सामने में हूँ, मेरे शरीर में यूनिफॉर्म भी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। तो आपने एनडीए क्रैक किया और आप इस वक्त अभी आप सोशल एक्टिविस्ट हो। कैसा ये बदलाव आया? कैसे आपको लगा कि हाँ, मुझे ये ब्लड डोनेशन कैंप करना है, यहाँ के लोगों को ब्लड की बहुत ज़रूरत है? जी, एक्चुअली मैं ऐसा सोचता हूँ, आपने बोला तो मैं आपके माध्यम से मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविस्ट का दर्जा मत दीजिए। मैं ना एक्टिविस्ट हूँ ना सोशल वर्कर हूँ, क्योंकि हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश में ना बहुत आसानी से कोई सोशल वर्कर बन जाता है, कोई बहुत आसानी से सोशल एक्टिविस्ट भी बन जाता है। लेकिन ये सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट ये अपने अपने बहुत बड़ा शब्द है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके लिए लायक है, ऐसा ना। तो मैं भी लोगों से अपील करूंगा, मैं आपको भी बोलूँगा कि मुझे सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविस्ट का दर्जा ना दे। और रही बात जो अभी का ये जो काम है, एक्चुअली जब मैं डिफेंस में था तो एक हादसा वहाँ पर ऐसे हुआ कि एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप्स इंस्टीट्यूशन में हुआ। तो उस दौरान आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी के जवान लोग ने ब्लड डोनेट किया। तो वो मेरे लाइफ का पहला टाइम था कि अरे यार, लोग ब्लड भी डोनेट कर सकता है। तब मैंने सीनियर लोग से पूछा, तो उन लोग ने बताया कि ब्लड देने का ये फ़ायदा है, ब्लड देना चाहिए, बहुत सारा बताया। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत मोटिवेट हुआ। फिर मोटिवेट होकर मैं देना चाहा, तो मुझे बोला कि नहीं, तू एक तो मैं स्टूडेंट हूँ, अलाउ नहीं है। फिर मेरे एज भी कम था, 15-16 साल का ही था मैं, क्योंकि 18 ईयर से एलिजिबल होता है। तो मैं दे नहीं पाया, लेकिन मेरा मन में कहीं ना कहीं वो गांठ बन गया कि नहीं, मुझे रक्त तो दान करना ही है। तब भगवान का चमत्कार मैंने देखने को मिला। उस दौरान कुछ मंथ के बाद छुट्टी डिक्लेयर हुआ। पता नहीं वो छुट्टी भी शायद मुझे मेरा जीवन में बदलाव लाना था, इसलिए भगवान का चमत्कारी से बदलाव आया। छुट्टी हुआ तो मैं ईटानगर आया। आने के बाद सडनली मुझे हुआ कि नहीं यार, मुझे ब्लड डोनेट करना है। तब मैं आरके मिशन नहीं गया, मैं ट्रिम्स चला गया। तब जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था। जब मैं जनरल हॉस्पिटल में गया ब्लड डोनेट के लिए, ब्लड बैंक घुसा, तो ब्लड बैंक का हालत इतना बुरा था। तब मैंने वहाँ के जो लैब टेक्नीशियन से मैंने बातचीत की। मैंने बोला कि ब्लड डोनेशंस का अरुणाचल में कैसा चलता है। तो उन्होंने बोला कि अरुणाचल में ब्लड डोनेशन होता ही नहीं। यहाँ पे जो ब्रोकर्स होता है ना, खुलेआम ब्लड सेल करता है। हम लोग के पास कोई अगर ब्लड मांगने आता है तो हम लोग मजबूरन ब्रोकर्स का नंबर देना पड़ता है। मतलब ब्रोकर्स थाउजेंड्स ऑफ मनी में ब्लड सेल कर रहा है। यहाँ किसी ने भी ब्लड के बारे में कोई नहीं सोचा, कोई बात भी नहीं करता है। तब मुझे बहुत दुख लगा। फिर भी मैंने किसी के लिए डोनेट करके निकला। निकलते ही एक बुजुर्ग महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि अरे अने माँ, क्या हो गया, आप क्यों रो रहा है? तब उसने रोते हुए मुझे बोला कि बेटा, मेरा 5 साल का बेटी का ऑपरेशन हो रहा है, ओटी चल रहा है, और हम बहुत दूर बस्ती से आए, डिस्ट्रिक्ट से आया है। हम ये सोच के आया कि कैपिटल में आने से मेरा बच्चा का लाइफ सेफ हो जाए, उसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा, ये सोच के आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर बोला है कि अभी ब्लड चाहिए। हम तो पता भी नहीं है कि कौन देना है करके ना। ये नेचर सी बात है। आजकल के समय पढ़ा लिखा लोग भी ब्लड बोलने से घबरा जाता है, बहुत सारा एक्सक्यूजेस देता है। तो माँ के लिए तो स्वाभाविक सा बात है, लेकिन ब्लड डोनेशन नहीं है। मैं तो दे चुका, नहीं दे सकता। लेकिन मैंने मार्केट में गया, फार्मेसी वाला को, जितने भी लोगों को देखा, कन्विंस किया कि मदद कर दो, किसी ने भी आगे नहीं आया। उस दौरान वो बच्ची ऑपरेशन टेबल में डेथ हो गया।
वो बात है 2008 एंड 26 नवंबर की। ये डेट और मंथ मुझे मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तब वो माँ अपना बच्चा का डेड बॉडी को हाथ में लेके रोते रोते गया। तब मैंने उस समय देखा कि उस माँ का सिर्फ बच्चा नहीं मरा था, उसके साथ उसका उम्मीद भी मर गया था। उम्मीद टूट के बिखर गया, उनका विश्वास टूट के बिखर गया। दैट टाइम आई डिसाइड कि यार समाज, दूसरी समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हमारा अरुणाचल प्रदेश आज तक ब्लड देने के लिए सीखा ही नहीं है, कोई उसको बताया भी नहीं। दैट टाइम आई डिसाइड यार जो भी हो ब्लड डोनेशन अरुणाचल में होना चाहिए, कोई भी आदमी ब्लड के कारण से नहीं मरना चाहिए। तब मेरा सामने में चैलेंजेस था, मेरा कैरियर या मेरा समाज। तब मैंने सोचा कि अरे यार कैरियर तो सब बनाता ही है, समाज के लिए अगर हम अकेला कैरियर छोड़ दिया तो इससे समाज को फर्क भी नहीं पड़ेगा, और इतिहास रचने के लिए तो सेक्रीफाइस तो करना ही होता है ना। तो बस मैंने सोचा कि चलो उस हमको सेक्रीफाइस करना है करके मैंने अपना एनडीए को छोड़ दिया और मैंने बस इस काम में लग गया। तो अब तक आपने कितने मतलब रक्तदान अभी कितना आप कर चुके हो रक्तदान शिविर? अभी तक मैंने रक्तदान लगभग 8,000 के आसपास मैंने कैंप्स लगाया है, और लगभग अभी तक का इस 15 साल का कलेक्शन है, क्योंकि मेरा सर्विस 15 साल हो गया। इस 15 साल का सर्विस में लगभग मैंने 10 लाख के आसपास, मेरा इंडिविजुअल 8,000 कैंप्स का इंडिविजुअल कलेक्शन ही ऑलमोस्ट 10 लाख का है। तो ये तो बात हो गया आपका जो ब्लड डोनेशन है उसके बारे में। जैसे कि हम आपके बगल में देख सकते हैं, दो अन्य बैठे हुए हैं। तो हमने ऐसा भी सुना है कि आप जो बूढ़े जो अम्मा होते हैं, अब वो लोग होते हैं, उनको भी आप शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिलसिला आपका कब से स्टार्ट हुआ? किस तरह से आपको लगा कि हाँ, इनको भी मुझे शेल्टर प्रोवाइड करना है? एक्चुअली जब मैंने ब्लड डोनेशंस का काम शुरुआत किया, और उस दौरान मेरे मुझे क्या होता है कि हॉस्पिटल रेगुलरली जाना होता है, क्योंकि उस समय जब शुरुआत किया था तो मेरा पास कैंप्स लगाने का ज़्यादा बेसिक आइडियाज़ नहीं था, ब्लड डोनेशंस को लेके टेक्निकली आइडियाज़ नहीं था। तो मैं लोगों को तैयार किया था कि लोग जब ज़रूरत, हम लोग इन कॉल मतलब ऑन कॉल डोनर्स लेके जाता था, जैसे फ़ोन आते जाके मदद करते। तो उस दौरान मेरा मेडिकल रोज़ जाना होता है। तो उस दौरान मुझे देखने को मिला कि ऐसे बहुत सारा लोग होता है जो अपना बुजुर्ग माँ पिताजी को छोड़ के चला जाता है हॉस्पिटल में, या कोई बहुत बीमार है, लाचार है, पैरालाइज है, ऐसे लोगों को छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे ही हादसा 14 ऑफ जून को मेरे साथ एक हादसा हुआ। अब जून के समय बहुत बरसात होता है। मैं उस बरसात के दौरान ब्लड डोनेट किया, और जैसे हम लोग, आप देखेंगे त्रिम्स के बाहर, गेट के बाहर हमने निकाला हुआ छोटा सा कैंटीन है, अभी भी है। तो हम लोग उधर में जस्ट स्नैक्स और चाय पी रहा था। उस दौरान एक बुरी माँ, इसका ही एज का होगा, आके मेरा कपड़ा को पीछे से ऐसा ऐसा किया। तो मैंने उसका पीछे मुड़ के देखा, तो बोला कुछ खाने के लिए दे दो, हमारा ही ट्रैवल हो रहा है, कुछ खाने के लिए दे। तो मैंने ब्रेड खरीद के दिया, बहुत पद से खाया, फिर मांगा, फिर मैंने दिया, उसको भी पद से खाया। फिर मैंने पूछा चाय पी गया, हाँ बोला, मैंने चाय दिया, फिर एक ब्रेड दिया। वो काके जाने के लिए कर रहा था। तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि हमारा ट्रैवल औरत कैसे मांग के खा रहा है। तब मैंने उनको रुकाया कि अरे थोड़ा सा रुक जा करके। तो वो रुका। तो मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फैमिली कहाँ है, आप यहाँ क्यों है। मैंने उनको पूछा तो जवाब नहीं दिया। तो मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब मैंने बहुत प्रेशराइज किया, तब जाके वो माँ ने इतना रोया, रो के बोला कि बेटा हम बहुत दूर बस्ती और डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। मैं बार बार डिस्ट्रिक्ट्स को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना, ट्राइब को ले रहा हूँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। लेकिन वो जब मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो, बोले बहुत दूर बस्ती से आया है करके। मेरा बेटा और मेरा पति बोला कि बेटो दवाई लेने जाएगा, पानी लेने जाएगा, बोल के गया। 4 दिन हो गया वापस नहीं आया। तो बेटा हम तो बता के रहे। और जब मैंने उनका हाथ को ऐसे पकड़ा तो इतना हाई फीवर था। तो मैंने उनको इमरजेंसी वार्ड में लेके गया। तो डॉक्टर को डायग्नोस के दौरान पता चला कि उनको तो ऑनको प्रॉब्लम यानी कि कैंसर है। तब बाद में ऑनको डिपार्टमेंट में लेके गया तो उनको ब्रेस्ट कैंसर था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका ब्रेस्ट बहुत बुरी तरीक़ा से सड़ गया था। और सड़ने का बात एक होता है, जब हमारा हाथ में घाव होता है, हम कॉटन या कपड़ा बांधते हैं, चिपक जाता है ना, ऐसे वो एक कॉटन का छोटा सा टी शर्ट पहना था, पूरा चिपका हुआ। तो ट्रीटमेंट के लिए तो घाव को देखना ही पड़ेगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग ने उसको ब्लेड लेके डॉक्टर के साथ उसका कपड़ा को और स्किन को अलग किया। सोचो कितना पेनफुल रहा होगा उस माँ के लिए। वो इतना रोया, फिर भी बोला कि नहीं बेटा, फिर भी कपड़ा को शरीर से अलग कर दो, बहुत तकलीफ होता है। हम लोग ने काफ़ी समय के बाद जब उस कपड़े को शरीर से अलग किया और देखा कि उसका शरीर में छोटा छोटा छेद और अंदर में ढेर सारा पूक, इतना पूक और इतना बैड स्मेल। तो उस दौरान हम लोग ने उसको जनरल वार्ड में एडमिट किया। और जैसे जनरल वार्ड में एडमिट किया तो जनरल पेशेंट लोग कंप्लेन करना शुरू किया कि औरत बहुत बदबू मारता है, बहुत गंद मारता था। तब मैंने उनको केबिन में शिफ्ट करवाया, ऐसा ना, केबिन में शिफ्ट करवा के जब मैंने उनको केबिन शिफ्ट करा के, तब उस दौरान मुझे एक नेशनल प्लेटफॉर्म का मुझे एक मौका मिला ब्लड डोनेशंस को लेके ना, कि मुझे नेशनल बॉम्बे में मुझे बुलाया। तब मैं बॉम्बे चला गया। और बॉम्बे जाके जब मैं वापस लौट के आया तो वो माँ केबिन में नहीं था। तो मुझे लगा कि चलो उसको उनका परिवार वाला लोग ने शायद समझ गया होगा, लेके गया होगा करके।
10 दिन के बाद रात का 10 बजे मुझे फ़ोन कॉल आया और बोला कि बेटा हम मरने वाला है, हमको लेने आओ प्लीज़, और हम दूसरा आदमी का जगह मरने मन नहीं है, हमको प्लीज़ लेने आओ। तब मैं नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग में चला गया और जाके मैंने जब उसका वो जगह में पहुंचा, उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, उस गांव में पहुंचा, तो वो आग जला रहा था जहाँ हम दान रखने का घर बनाते हैं ना, उसमें वो आग जला रहा था। तब मैंने 7:30 का इवनिंग को मैं पहुंचा और वो हमको देख के इतना रो के हमको पकड़ा और बोला कि हम सोचा कि बेटा आप कभी नहीं आएगा, हम सोच रहा था, हम बोला हम क्यों नहीं आएगा, हम आपके साथ है, तो हम लास्ट अंतिम तक मैं आपके साथ हूँ। जब ऐसे करके उनका सोल को हटाया और उनका कपड़ा देखा तो जो छोटा छोटा होल था इतना बड़ा बड़ा होल हो गया और पूक इतना बड़ा बड़ा, इतना ज़्यादा पूक ऐसा ऐसा। तो बेचारा वो माँ उस दर्द को नहीं सह के उस दर्द को कम करने के लिए कोयला को पीस के डाल देता है, लिक्विड डेटोल लिक्विड को डालता है, इतना पेनफुल। तब मुझे इतना तकलीफ हुआ उसको देख के। तब मैंने उनको एक सवाल किया, उस समय मैंने ना भगवान को बहुत करीब से फील किया। लोग भगवान को माने ना माने, मैं तो बहुत मानता हूँ। उस दौरान मैंने गॉड को बहुत बिलीव किया। वो एक तो माँ का पास फ़ोन नंबर मोबाइल नहीं है, मेरा फ़ोन नंबर नहीं है और उस इलाका में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। तो मैंने बोला कि आपका पास फ़ोन नहीं, आप वो कैसे कॉल किया? वो बोला कि नहीं, बस्ती कोई आदमी खेती जा रहा था, उनका मोबाइल को ले लिया। तो हम बोला कि अच्छा आप मोबाइल को ले लिया ठीक है, लेकिन आप मोबाइल लेने से भी नंबर भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, आप कैसे कॉल किया? तो बोला हम एकदम प्रेयर किया, प्रभु को हम बहुत प्रार्थना किया और ऐसे ही धमाधम का फ़ोन को डायल किया। सोचो हमको ही रिंग हुआ है, बिना नंबर जाने, विदाउट इंटरनेट, बस उसने जो भी डायल किया रिंग हमको ही हुआ, मतलब भगवान है। तब मेरा इतना गूज़बम्प उठ गया ना, तब मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे इसके लिए ही चुना है साहब। तब मैंने उनको उठा के, ना वो बैठ सकता था, ना लेट सकता था, ना खड़ा हो सकता था, इस कंडीशन में धीरे धीरे आर के मिशन लेके आया। नेक्स्ट रात का 8 बजे पहुंचा, इमरजेंसी ओटी खुलवाया, 2 बढ़ के कटोरी पूक निकला इतना दर्द से। उसके बाद में आज भी वो केबिन मुझे याद है, क्योंकि अक्सर मुझे वो केबिन मिल जाते हैं। 209 केबिन मुझे मिला, एडमिट कराया, लगभग 1 महीना रहा। तो एक दिन मैंने उसको ऑक्सीजन मास्क पहना के उसके लिए पानी लेने गया, एक दोस्त को बिताया, तो दोस्त ने बोला ये माँ तुमको बुला रहे, जल्दी आओ करके। जब मैं गया, वो अपना हाथ से अपना ऑक्सीजन मास्क को खोला और वो बोला कि बेटा आपका सिर में ना, आपका गोदी में मेरा सिर रखना है। ऐसा हम ठीक है करके जब उसका सिर को रखा, उसने कुछ नहीं बोला, बस बहुत ध्यान से मुझे देखा, मेरा हाथ में ऐसा अपना, मेरा गाल में अपना हाथ रखा और आंख से आंसू निकला। उसके बाद अपना दम तोड़ दिया ऐसा। तो वो मेरे लिए पस्त था। तो मुझे बहुत दुख लगा उस समय कि हमारा समाज आज कैसा हो रहा है। आधुनिक समाज तो बन रहा है, लेकिन इतना स्वार्थ समाज, इतना स्वार्थ कि लोग अपना ही लोग मर रहा है, अपना ही माता पिता बीमार है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने आप को ही सोच के आगे जा रहे हैं। ऐसे समाज कभी टिक नहीं सकता जहाँ में माता पिता का सम्मान ना हो ना, जहाँ में अपना पत्नी का सम्मान ना हो ना, वो समाज कभी टिक नहीं सकता है। तो वो पहला था, बस उसके बाद मैं करता गया। तो अब तक आपके पास कितने बूढ़े अम्मा अब्बू लोग हैं? अभी अभी तो मेरे पास लगभग, क्योंकि लोग आता है बहुत बुरा कंडीशन में, मेरे से जो हो पाता है मैं करता हूँ, फिर मर जाता है, मरने के बाद मैं ही खुद उसको क्रिमेट और बरियल भी कर देता हूँ। तो लगभग अभी तक मेरे पास ये 15 साल में लगभग मेरे पास 92 के आसपास मुझे ओल्ड एज लोग मिला। वो अम्मा भी बाबा भी, वो मतलब महिला भी और पुरुष भी, मुझे ये दोनों जेंडर दोनों ही मिला ऐसा। और अभी फ़िलहाल 22 लोग हैं, लेकिन सब अलग अलग लोकेशन में है, क्योंकि मेरे पास सबको एक साथ रखने का कोई सुविधा नहीं है। अगर भगवान दया किया तो शायद आने वाले दिनों में ज़रूर शायद मैं कर पाऊँ। हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है क्या? नहीं, फ़िलहाल तो अभी तक मिला नहीं है। इंडिविजुअली लोग जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअली जो मदद कर सकते हैं वो करते हैं। और बोलते हैं ना, अगर आपको समाज के लिए काम करना है तो बहुत अच्छा भिक्षु होना पड़ेगा। भगवान ने भी हर रूप में भीख ही मांगा है, भिक्षु के रूप में। आप समझ सकते हैं, भगवान बुद्ध भी घर घर में भीख ही मांगते थे खाने के लिए। स्वामी विवेकानंद भी तो भीख मांगा राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए। तो दुनिया में किसी ने भी काम किया ना, वो भीख ही मांगा। एक मरतबा मैंने रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़ा स्वामी जी से मिला। उसने बोला कि बेटा, भीख मांगना ना 2 प्रकार का होता है। एक भीख होता है जो अपने लिए मांगते हैं ना, वो भीख बहुत गंदा भीख है। और एक भीख होता है ना, लोग वो भीख जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए मांगता है ना, वो उसको भीख नहीं बोलते हैं, वो महान कार्य के लिए होता है। तो तू जो हाथ फैलाता है ना, तू कभी अपना आपको ये मत सोचो कि तू भीख मांग रहा है। तू अपने लिए नहीं मांग रहा, तू समाज के लिए मांग रहा है, तू उन लोगों के लिए मांग रहा है जिसको ज़रूरत है। तो कभी उदास नहीं होना। तो मैं समझता हूँ मेरे से अच्छा भिक्षु नहीं हो सकता आज के कलयुग में। मैं बहुत अच्छा भिक्षु हूँ और उस भिक्षा के कारण से बहुत ऐसा महान पुरुष और महान लोग हमारे समाज में भी है, मिल जाते हैं और वो दान करते हैं। तो उनके दान से ही चलते हैं और मेरे से जो मेहनत करना होता है तो मैं करता हूँ। अभी तक सरकार से तो इस 15 साल में तो कुछ मिला नहीं। ऐसे तो उम्मीद तो नहीं करता हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं है। मिला तो बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी स्वीकारूंगा, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं।
रमेश जी, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो मतलब गुजर जाते हैं, जी। स्वर्गीय हो जाते हैं, उनको भी आप क्रिमिनेट करते हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सकते हो? जी। हाँ, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपना ओल्ड एज लोगों को क्रिमेट करना, जैसे बीमार होता है, डेड बॉडी रहता है, क्लेम के लिए नहीं आता फैमिली की तरफ से, तो मजबूरन मुझे क्रिमेट करना होता है उनको। तो उस दौरान मुझे हॉस्पिटल्स में धीरे-धीरे बहुत सारा अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ मिलने लगा। तो मैंने उनको सोचा कि अगर इसको कोई क्लेम नहीं करता तो उनको मैं क्रिमेशन करूँगा। मैं एक हादसा मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब ये 2016 की बात है, मैं आरके मिशन का सेक्रेटरी महाराज के चैम्बर में बैठा हुआ था। तो हम दोनों डिस्कशंस कर रहा था रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन एंड ऑल को लेके। तो उस दौरान ग्रुप ऑफ पीपल ना ट्रैवल अचानक से केबिन में आने के बाद स्वामी जी को बोला कि आप लोगों का यहाँ में ऐसा इलेक्ट्रिक से बर्न करने का है क्या डेड बॉडी का? तो स्वामी जी बोला कि नहीं है। तो फिर पूछा कि आपका यहाँ में कोई है क्या स्वीपर वीपर बॉडी को ले जाकर फेंकने के लिए? तो स्वामी जी बोला कि आप लोग क्यों ऐसे बात कर रहे हैं ना, कौन है ऐसा? तो बोला कि हम लोगों का बस्ती से एक छोटा बच्चा को लाया था, वो मर गया है, हम लोग के पास समय नहीं है बस्ती ले जाके दफनाने का, यहाँ कुछ सुविधा है तो दीजिए। तो स्वामी जी उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा किया और स्वामी जी बोला कि देखो, हिंदू सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि अंतिम संस्कार करना बहुत पुण्य वाला काम होता है, हर कोई नहीं कर पाता है ना, बेचारा कर दो उनको। तो उन लोग ने माना नहीं। तब मैं उस समय गुस्सा हो गया, मैं खड़ा हो गया उस जगह होने के बाद। मैंने सिर्फ एक ही शब्द बोला, मैंने बोला कि वो आपका बच्चा नहीं है इसलिए आप लोग फेंकने का और जलाने का बात करता। अगर आपका बच्चा मरता ऐसे हालत में कि आप फेंकने और जलाने का बात करता, आप कभी नहीं करता। तो उन लोग ने मुझे ही गुस्सा किया और बोला कि ठीक है, तुम इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हो तो तुम ही करना। हम बोले ठीक है, हम करेगा। जब मैं मोर्चरी गया और जब उनको मोर्चरी से फ्रिज से बॉडी को निकला, पूरा ऐसा कारपेट में और प्लास्टिक में लपेट के रखा था। जब मैंने खोला, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी आंख तक बंद नहीं हुआ था, खुला हुआ पूरा, उनका दोनों आंख खुला हुआ, नोज ब्लीडिंग होके, और इतना बुरी तरीका से उसका हाथ टाइट था, उसका मुट्ठी मैंने खोल भी नहीं पाया। तब मैंने सिस्टर्स लोग से पूछा था, वो बोला बेचारा को पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं आ पाता था, तरप तरप के मरा है। तो मुझे इतना दुख लगा। तो उस दौरान मैंने उनको क्रिमेशंस किया। वो पहला एक ऐसा क्रिमेशंस था जो मेरे अंदर में नहीं था, अनक्लेम डेड बॉडीज, तो मैंने उनको क्रिमेट किया। उस दौरान धीरे धीरे मुझे अनक्लेम डेड बॉडीज मिलता गया। तो लगभग अभी तक मैंने 89 डेड बॉडीज मैंने क्रिमेट और बरियल किया है। तो बस ये सौभाग्य है भगवान का कि मैं कर पाया हूँ। ये भी सुना है कि आप डोर टू डोर मेडिसिन कलेक्ट करते हो और वो मतलब लोगों को भी पहुंचाते हो। और हमने ऐसे भी सुना है कि जो जैसे कोई रेस्टोरेंट में हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि खाना कभी बच जाता है, तो उसे भी आप जाके कलेक्ट करते हो। तो इसमें आपको लोगों का कैसा सहयोग मिलता है? हाँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा इनोवेटिवली सोचा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो बहुत बार देखता हूँ हॉस्पिटल में कि बहुत लोग बहुत ऐसे पुअर फैमिली से आते हैं जो मेडिसिन परचेज नहीं कर पाता, और ऐसे बहुत लोग हॉस्पिटल में होता है जो खाना ढंग का खाने को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा है कि अरे कितना लोग होता है, जैसे कि मैं भी खुद हूँ, थोड़ा से बुखार और सर्दी होता है ना, एक टैबलेट ले लेगा, एक खाया ठीक हो गया, बाकी ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक टैबलेट खा के ठीक हो सके, बाकी टैबलेट रह जाता है, तो ऐसे कितने घरों में कितनी मेडिसिन होगा। तब मैंने सोच के उस इनोवेटिव आइडिया को थोड़ा सा क्रिएटिविटी में ला के मैंने डोर टू डोर मैंने कैंपेन करना शुरू किया। तो उस दौरान मुझे, इसमें भी मैं एक हादसा ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो सच्ची कहानी है ना। तो उस दौरान मुझे एक बच्ची मिला, 12 साल की लड़की बच्चा, उनको ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, एक एक इंजेक्शन लाखों में होता है, गरीब लोग नहीं खरीद पाता। तो बेचारा वो केस मुझे मिला, तो उसका माँ बहुत कोशिश कर रहा है बच्चा को बचाने का, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन लाखों लाखों का दवाई कहाँ से खरीद सकेगा एक एक इंजेक्शन। तो उस दौरान मुझे एक फैमिली ने मुझे कॉल किया, कॉल करके बोला कि मेरा एक मतलब फैमिली मेम्बर का डेथ हो गया है, कैंसर था, तो बहुत सारा दवाई बचा, आप काइंडली आकर रिसीव कर रहा हो। जब मैं गया और देखा कि वो उसको भी ब्लड कैंसर था, तो उसके पास लगभग 8 लाख रुपया का दवाई था। तो उसने मुझे दिया, और वो दवाई जब मैंने उस माँ को पहुंचाया ना, उसके ना मुंह में ना शब्द नहीं था, बस आंख से बहता हुआ आंसू, और बस देर सारा प्रार्थना और आशीर्वाद था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। तब मैंने मेरे जो उस सोच को मैंने और स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर मैंने ऐसे ही घरों घरों में जाके कितनी सारे मुझे व्हील चेयर्स मिला, मैंने हॉस्पिटल में डोनेट किया, ऐसे कितनी मेडिसिन मिला, मैं उन नीडी पीपल्स को, नीडी पेशेंट्स को मैंने उन तक पहुंचाया है। तो मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिसके पास भी मेडिसिन है तो प्लीज़ उसको ना फेंके, क्योंकि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में एक प्रैक्टिस है, डेड बॉडी के साथ दफना दो, उनसे जुड़ा हुआ हर चीज़ को। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मत जलाइए। ऐसे बहुत लोग हैं जिसको कपड़े पहनना भी चाहिए, ज़रूरत होता है, तो कपड़े को भी हो सकता है अच्छे कपड़े को भी मत फेंकिए, धो के आप इस्त्री करके दे सकते हो। और आपकी जो भी दवाई है, जो भी व्हील चेयर है, मतलब उससे पेशेंट से जुड़ा हुआ जो भी सामग्री है आप दान कर सकते हो, उससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बचेंगे। तो इस दौरान मैंने शुरू किया, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील कर रहा हूँ। और रही बात जो खाने की है, हमारे यहाँ में रेस्टोरेंट तो है ही है, कैपिटल में तो कितनी रेस्टोरेंट है,
आप रेस्टोरेंट को चोरी दीजिए। आजकल हमारे एक मॉडर्न एक प्रैक्टिसेस चलता है, मतलब शादी वादी भी बाहर में करो, बहुत रॉक टॉक से करो, ऐसा पंडाल वंडाल बना के। बट पहले में तो ये सब होता नहीं था। तो अभी धीरे धीरे आधुनिक समाज में लोग भी थोड़ा बहुत बहुत वेस्टर्न कल्चर्स को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो उस दौरान देखते हैं कि मैंने बहुत शादी में देखा कि खाना बहुत बनाया, और लोग यूजुअली पार्टी में आगे ड्रिंक करने के बाद खाना खाता भी नहीं, और बहुत सारे खाने ऐसे बच जाएंगे, सुबह वैसे ही सो जाते हैं। तब मैंने उसको भी इनोवेटिवली सोच के मैंने लोगों तक अपील करना शुरू किया कि आपके पार्टी की खाने हो, बर्थडे पार्टी की खाना हो, रेस्टोरेंट में बच्चा खाना तो हमें दे सकते हैं। तो अब ये करके लगभग 3 से 4 साल हो गया। तो काफ़ी रेस्टोरेंट अभी भी मुझे देते हैं। अभी हाल ही में मुझे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट ने मुझे बुला के, लॉपसांग भैया ने मुझे आके दिया वो काफ़ी खाना। तो मैंने काफ़ी घरों में मैंने बांटा, तो लोग बहुत चाव से और खुशी से खाया, और उस रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत सारा ब्लेस किया। तो अभी भी ये खाने में जो है, इसके लिए लोगों का थोड़ा सपोर्ट नहीं है। तो मैं आपके चैनल से तो ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आपके शादी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो या आपके कोई भी दैट एनिवर्सरी का खाने बनाने के आप मेहमान बुलाते हो, जो भी बच जाती है तो प्लीज़ फेंके मत, आप मुझे दान कीजिए। मैं आपके उस इंसान के नाम में, आपकी उस शादी के जो कपल्स के नाम में, उस बच्चे की बर्थडे के नाम में मैं उन गरीबों को मैं खाना खिला सकता हूँ। आप जो हमारी सरकार है या फिर हमारे जो लोग हैं उनसे कुछ अपील करना चाहते हो या फिर उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, ऐसे अपील तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो सरकार और जनता सब जानते हैं मेरे काम को, मेरे ब्लड डोनेशन से लेके अनक्लेम डेड बॉडीज क्रिमेट और बरियल से लेके, ऐसे अबेंडेंट डेस्टिट्यूट को साथ में रखने या उनका सेवा करने से लेके, डोर टू डोर मेडिसिन कलेक्शंस को लेके, और जो खाने पीने को लेके जो भी काम है सब जानते हैं। तो मैं तो अपने लिए तो कुछ अपील नहीं करूँगा। हाँ, मैं एज ए होल समाज के लिए मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटा है, आज है कल नहीं है। मैं कल का सूरज, उगता हुआ सूरज को देखूं नहीं देखूं मुझे पता नहीं है। तो अगर हमको अपना आने वाला कल के बारे में पता नहीं है, तो हमको लगता है कि हमको मिलके रहना चाहिए। हमको कोई वर्ग में नहीं जाना चाहिए, कोई धर्म में नहीं जाना चाहिए, कोई जाति में नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा चर्च है, सबसे बड़ा गुरुद्वार है, सबसे बड़ा हमारा आप बोल सकते हो, आप गोम्पा मंदिर आप ये भी बोल सकते हो। तो इंसानियत से बढ़कर कोई मंदिर नहीं होता, कोई चर्च नहीं होता, कोई गुरुद्वारा नहीं होता, कोई मस्जिद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको एक बन के रहना है, प्यार से रहना है। और साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो अमीर व्यक्ति है, मैं अक्सर बोलता हूँ, जो अमीर व्यक्ति है वो गरीब को दान करे। आपके पास, हमारे लोग क्या होता है ना, डिज़ायर बहुत रखते हैं। 1 करोड़ कमा लिया तो उसको 2 करोड़ कैसे बनाएंगे, 2 को 3 कैसे बनाएंगे, ये सोचता रहता है। तो आप कितना भी इकट्ठा कर लो, जाएंगे तो काली हाथी है। ऐसे इतिहास में बहुत सारा एग्जाम्पल है, कितने करोड़ों का इस संसार से चला गया, कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। इतिहास उसको याद करता है जो इतिहास रचता है, सेवा के माध्यम से हो, कर्म के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है कि आप अगर पैसे वाले हो, आप अगर धनी व्यक्ति हो, तो आपको दान करना चाहिए। अगर आपको करोड़ मिल रहा है तो आप लाख तो दान कर ही सकते हो। अगर आपको लाख मिल रहा है तो 1000 तो दान कर ही सकते हो। अगर आपको 1000 मिल रहा है 100 तो दान कर ही सकते हो। तो मैं तो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ दान करें उन लोगों को जिसको आपकी ज़रूरत है। शायद इसी से समाज में जो बैलेंस है ना, वो बना रहेगा। वो बैलेंस को, उस प्रकृति का बैलेंस को बनाने का ये अच्छा तरीका है। और जो ताकतवर है कमज़ोर का सहारा बने, तो जो ताकतवर है कमज़ोर का शासन ना करे, कमज़ोर का सहारा बने, तो ही समाज में वो परिवर्तन और वो बैलेंस बना रहेगा। तो मैं ये तो अपील ज़रूर करना चाहूँगा। और बाकी जो, अगर कोई भी अगर मदद करना चाहता है मुझे या मेरे काम को समझता है, निहारना चाहता है, तो आप कर सकते हो। उसके लिए तो मेरा बहुत बड़ा वेलकम है। वो कहते हैं ना, ज़मीन में बीज बोने से वो बीज पौधा बनता है। वो पौधा को जब तक सींचेगा नहीं, वो पेड़ नहीं बन सकता। वो पेड़, विशाल पेड़ तभी बन सकता है जब आप सींचेगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि समाज में ऐसा जो भी व्यक्ति या जो भी यंग जनरेशन, यूथ अच्छा काम कर रहे हो ना, सीनियर सिटीजन सपोर्ट कीजिए, सरकार सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट का मतलब है कि आपको सींचना पड़ेगा। आप मुझे सींचेंगे, मेरा जैसे जो भी यंग यूथ्स को सींचेंगे, जो नेशन के लिए सोचता हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ, मानवता के लिए सोचता हूँ, ऐसे युवा को सींचेगा तो यही युवा कल को जाके विशाल पेड़ बनेंगे और लोगों को पल दे सकते हैं, लोगों को छाया दे सकते हैं, लोगों को जीने का ऑक्सीजन तक दे सकते हैं। तो सींचना पड़ेगा। तो इसमें ही बहुत कुछ है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का चैनल का पात्र बन सका, और मैं इस लायक आप लोगों के बीच बन सका कि मैं अपने माँ दोनों को दिखा सकूँ। और ऐसे बहुत सारे माएँ हैं, जिस दिन ओल्ड एज हम बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग फिर आइएगा, सब एक साथ मिलके फिर मैं सबको दिखाऊंगा। तो मैं सभी से मैं चाहूँगा कि प्रार्थना करें कि हमें एक छोटा सा ही सही एक झोपड़ी मिल जाए। मैं तो लोगों को बोलता भी हूँ, जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है थोड़ा तो दान कर दो, एटलीस्ट आपके नाम से मैं उसमें एक ओल्ड एज होम तो चला ही सकता हूँ। तो जिसके पास है तो प्लीज़ दान कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अन्ना, आपका जो अभी ये बेटा है ना, आप लोग को इतना अच्छा से मदद करते हैं, आप लोग का ख्याल रखता है। आप कुछ बोलना चाहेगा अपना बेटा के बारे में? आप बोलना चाहते हैं बोलो। क्योंकि वो ये 2016 में से लेकिन ना हम कोई नहीं था ना। मेरा भाई भाई बहुत है, बहुत है। चिड़िया का भी जाती है, जंतु जो जितना जाती तो जाती है। हमारा जाती है भाई तो बहुत है, लेकिन बीमार होने के बाद ना कोई देखभाल करने वाला नहीं आएगा, नहीं पुण्य करने से रिसीव नहीं करते। ये बेटा जो कहाँ से आता भगवान तो भेज दिया, हम सोचा था भगवान भेज देंगे, ऐसे नहीं आएगा। इसलिए हम जो पहले बीमार हो गया ना, उतने सीखते हैं, बैठने सीखते हैं, बात करने वाले तो कोई भी नहीं, क्या करे क्या नहीं, ऐसे सोचते रहे। क्योंकि ये बेटा जा गया, हमको आर्मी आर के मिशन में देख लिया। इसके बाद इसमें एक सीट में भर्ती किया, रात में उधर ही नहीं थे और काने पीछे होते, सुबह इसको देखा नहीं, हम रोते रहते कहाँ गया कभी। ये जब भी नहीं देखेंगे ना, ये बहुत बहुत रोता है। और एक्सरसाइज भी करा देते थे। इसका बाद ये बात न मेरा एक बहन था ना आर के मिशन में बिकिया जंगल का, वो बता दिया। और बोला मेरा एक दीदी है, आपको इसको बेटा को बता दे, इसको देखभाल करना बोलने और देखो लो इसका भाई ये सच का काम को ले गया उधर ना काम देख लो। इसका बाद ये कितना देखते हम मेरा नाम दूंगा यही, मेरा हाथ पाँव मेरा पेरेस मेमोरी 2016 से लेकर और 14 जून से लेकर ये मेरा दोस्त ये मैं ये दापोरी जगह ये कान बेर है, हम लिंगरा दोनों। इसलिए सच है, आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग विश्वास नहीं करते। अब जितना हम जो बोले आप इसी की बात कीजिए, तो ये हो कि ना ये खाने पे बस महीना में कितना बार इसको हम देगा, जो देगा सेम कर देते, पैसे एक तो का देते करने से बात देते, खाने पीने पड़ा देते। इसका द्वारा से हम लोग शांति हो रहे, क्योंकि हम इसका पुण्य करने से ना शांति हो। अन्य बोले हम खुशी होते, लेकिन वो पुण्य से कहाँ मेरे हम रोते, हम दोनों आज भी रोए थे। इसका थोड़ा एक दिन हो गया बीमार हो गया, बोला हम दोनों उसको बोला हम दोनों अभी रोते रहते। आज जो रोने के बाद असात भगवान यहाँ पहुँचे, अपने मेरा ये बेटी ये एक दो बेटा आया मेरे लिए। ये क्या अब हम लोग निशी नहीं जानते, माइक से हमको बात करने, इसलिए बहुत दोनों, इसलिए आप जो सुनने वाला देखने वाला थोड़ा देख लो। हम लोगों का जिसे करना बोले थोड़ा मोड़ा कम से कम हेल्प कीजिए। ये रमेश जी के बेटा के लिए थोड़ा मदद कीजिए। वो तो हम लोग अपना जोर से आप लोग 1-2 रुपया मांग रहे, हम लोग भी देते ना, हम लोग खाने पीने वो अपना पेट के लिए नहीं है। इसलिए रमेश बेटा को थोड़ा मदद कीजिए आप लोग।